अपराध और दंड, अध्याय 3 भाग 2। रज्जुमीखिन अगले दिन सवेरे 7 के बाद उठा। वह बहुत परेशान और गंभीर था। उसके सामने बहुत सी नई और अनसोची परेशानियां आ गई थीं। कभी उसने सोचा भी न था कि वह ऐसा जागना महसूस करेगा। पिछले दिन की एक एक बात उसे याद थी और वह जानता था कि उसे एक बिल्कुल ही नया और अनोखा अनुभव हुआ है कि उसके दिल पर एक ऐसी छाप पड़ी है जैसी इससे पहले कभी नहीं पड़ी थी। इसके साथ ही उसने साफ तौर पर यह भी पहचाना कि जिस सपने ने उसकी कल्पना को जगा दिया था वह कभी पूरा नहीं हो सकता था। उसका पूरा होना इतना असंभव था कि उसे सोचकर भी शर्म महसूस होती थी। उसने फौरन अपना ध्यान उन अधिक व्यावहारिक चिंताओं और कठिनाइयों की ओर कर दिया जो उसे उस अभिशप्त बीते हुए कल से विरासत में मिली थीं। उसे पिछले दिन की जो बातें याद थीं, उनमें सबसे अप्रिय ये थी कि उसने अपने नीच और कमीना होने का परिचय दिया था। इस वजह से ही नहीं कि वह नशे में था, बल्कि इस वजह से भी कि उसने उस नौजवान लड़की की स्थिति का लाभ उठाकर अपनी मूर्खता भरी ईर्ष्या में उसके मंगेतर को गालियां दी थीं, जबकि उसे उनके आपसी संबंधों और दायित्वों के बारे में कुछ भी मालूम नहीं था, न ही उसे उस आदमी के बारे में ही कुछ मालूम था। तो इतनी जल्दबाजी में बेलगाम होकर उसे बुरा भला कहने का अधिकार ही उसे क्या था? उसकी राय मांगी किसने थी? ये बात क्या सोची जा सकती थी कि अवदोत्या रोमानोवना जैसी लड़की पैसे के फेर में किसी ऐसे वैसे आदमी से शादी करेगी? मतलब ये कि उसमें कोई ना कोई खूबी तो जरूर होगी। रहने की जगह, लेकिन उसे आखिर रहने की जगह के बारे में मालूम ही क्या था कि वह कैसी थी? वह एक फ्लैट ठीक करा रहा था। ये सब कुछ किस कदर नफरत के काबिल था। और यह क्या दलील है कि वह नशे में था? इस तरह का लुजलुजा बहाना तो और भी नीचता का सबूत था। शराब में सच्चाई होती है, और सारी सच्चाई, मतलब ये कि उसके घिनौने और ईर्ष्या भरे हृदय की सारी गंदगी बाहर आ गई थी। और क्या उसे, रज्जुमीखिन को, कभी इस बात का सपना देखने का भी हक था? ऐसी लड़की के सामने उसकी क्या हस्ती थी? कल रात के इस शराबी बड़बोले की क्या कोई ऐसी बेतुकी और बेमेल जोड़ी की कल्पना भी कर सकता था? रज्जुमीखिन का चेहरा इस विचार से ही शर्म से लाल हो गया। अचानक उसे साफ साफ याद आया, कल रात सीढ़ियों पर उसने कहा था कि मकान मालकिन को अवदोत्या रोमानोवना से जलन होने लगेगी। ये बात तो कभी बर्दाश्त भी नहीं की जा सकती। उसने तंदूर के चबूतरे पर जोर से घूंसा मारा, हाथ भी जख्मी कर लिया और उसकी एक ईंट भी गिरा दी। जाहिर है, मिनट भर बाद वह आत्मतिरस्कार की भावना से मन ही मन बुदबुदाया। जाहिर है कि ये सारे कलंक न कभी धुल सकते हैं और न ही उनकी कोई सफाई दी जा सकती है, इसलिए इस बारे में सोचना भी बेकार है। मुझे चुपचाप उनके पास जाना चाहिए और अपना कर्तव्य पूरा करना चाहिए। वह भी चुपचाप, बल्कि क्षमा भी नहीं मांगनी चाहिए, कुछ भी नहीं कहना चाहिए, क्योंकि सब कुछ मिट्टी में तो मिल ही चुका। तो भी कपड़े पहनते वक्त उसने अपना लिबास हमेशा के मुकाबले कहीं ज्यादा सावधानी से देखा। उसके पास कोई दूसरा सूट नहीं था। होता तो भी वह उसे शायद न पहनता। मैं उसे हरगिज न पहनता। लेकिन वह दुनिया से चिढ़ा हुआ फक्कड़ बना तो घूम नहीं सकता था। उसे दूसरों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का कोई अधिकार नहीं था, खास तौर पर जब उन्हें उसकी मदद की जरूरत थी और उन्होंने उसे बुलाया था। उसने अपने कपड़े अच्छी तरह ब्रश से साफ किए। उसकी कमीज हमेशा बहुत बढ़िया रहती थी, इस मामले में वह खास तौर पर बहुत नफासत से और साफ सुथरा रहता था। उस सुबह उसने बहुत मल मल कर अपना बदन साफ किया। नस्तासिया से उसे साबुन का एक टुकड़ा मिल गया था। उसने अपने बाल धोए, गर्दन धोई और हाथ तो खास तौर पर धोए। जब थोड़ी पर बड़ी हुई दाढ़ी का सवाल आया कि उसे बनाए या न बनाए, प्रस्कोविया पावलोना के पास उसके स्वर्गीय पति मी जार्निस्तीन के बहुत उम्दा उस्तरे थे, तो उसने इस प्रश्न का उत्तर बहुत गुस्से से नहीं में दिया। जैसी है रहने दो वैसी ही। अगर उन लोगों ने ये सोचा कि मैं जानबूझकर साफ दाढ़ी बनाकर आया हूं ताकि, जरूर वे यही सोचेंगी। नहीं, किसी भी हालत में नहीं। और सबसे खास बात तो ये थी कि वह उजड़ था, गंदा था, उसके तौर तरीके पूरी तरह भटियार खाने वाले थे। और अगर यह मान भी ले कि उसे मालूम था कि उसमें शरीफ लोगों वाली कुछ बुनियादी बातें थीं, तो भी इसमें इतना
इतराने की क्या बात थी, शरीफ तो हर आदमी को होना चाहिए, बल्कि उससे भी बढ़कर। और भी उसे याद आया, उसने भी तो ऐसी छोटी छोटी कुछ बातें की थीं जिन्हें बेईमानी तो नहीं कहा जा सकता, फिर भी। और कभी कभी उसके मन में विचार कैसे उठते थे। और इन सब बातों का मुकाबला अवदोत्या रोमानोवना से। लानत है। खैर, यही सही, अच्छी बात है। वह जानबूझकर गंदा रहेगा, चिकट रहेगा, हथियार खानों वाले तौर तरीके अपनाएगा और रत्ती भर इसकी परवाह नहीं करेगा, बल्कि इससे भी बदतर बन जाएगा। अपने आप से वो कुछ इसी तरह की बातें कर रहा था कि इतने में जोसिमोव वहां आ पहुंचा। रात उसने प्रस्कोविया पावलोना के घर में बिताई थी। वह जा तो अपने घर रहा था, लेकिन पहले उसे मरीज को देखने की जल्दी थी। उसे रजुमिखिन ने बताया कि रस्कोलनिकोव बहुत गहरी नींद सो रहा है। जोसिमोव ने कहा उसे जगाया न जाए और लगभग 11 बजे फिर आकर उसने देखने का वादा करके चला गया। वह तब तक अगर घर पर हुआ, चलते चलते उसने इतना और जोड़ा। लानत है, अगर मरीज काबू में न रहे तो कोई कैसे उसका इलाज करे। तुम्हें मालूम है कि वह उन लोगों के यहाँ जाएगा या वे लोग यहाँ आएंगी? मैं समझता हूँ कि वे लोग ही आ रही हैं, रजुमिखिन ने उसके प्रश्न का उद्देश्य समझते हुए जवाब दिया। और जाहिर है, वे लोग अपने परिवार के मुआमलों की बातें करेंगे। मैं तो चला जाऊंगा। डॉक्टर के नाते तुम्हें यहाँ होने का मुझसे ज्यादा हक है, लेकिन मैं कोई पादरी तो नहीं जिसके सामने आदमी अपने पाप स्वीकार करता है। मैं तो आऊंगा और चला जाऊंगा। उनकी देखभाल के अलावा मुझे और भी बहुत से काम हैं। मुझे एक बात की वजह से काफी परेशानी है, रजुमिखिन माथे पर बल डाले हुए बीच में बोला। घर आते हुए रास्ते में मैंने उससे नशे में काफी बकवास की थी, दुनिया भर की बातें, और यह भी कि तुम्हें डर है कि वह पागल हो जाएगा। तुमने माँ बेटी से भी यह बात कह दी। जानता हूँ मैं कि यह मेरी बेवकूफ़ी थी। तुम्हारा जी चाहे मुझे पीट लो। तुम क्या सचमुच ऐसा समझते थे? मैं तुम्हें बताता हूँ, ये सब बकवास है। मैं भला ऐसा कैसे सोच सकता हूँ? जब तुम मुझे उसके पास ले गए थे, तब खुद तुमने बताया था कि उसे किसी एक बात की सनक चढ़ गई है। पर कल हम लोगों ने आग में घी डालने का काम किया, मतलब ये कि तुमने किया, वह अपने पुताई करने वाले का किस्सा सुनाकर। बहुत अच्छी बातचीत हो रही थी तब, पर शायद उसी बात पर उसका पागलपन भड़क उठा होगा। काश मुझे मालूम होता कि थाने में क्या क्या हुआ था, और यह कि किसी कमबख्त ने यही शक करके उसका अपमान किया था। तो कल मैं वह बातचीत होने ही न देता। इसी तरह के जुनूनी लोग राय का पहाड़ बना लेते हैं और अपनी कल्पनाओं को सच्चाई की शक्ल में देखने लगते हैं। मुझे याद आता है कि जहाँ तक मैं समझता हूँ, जमेतोव के किस्से ने इस रहस्य पर से आधा पर्दा हटाया था। अरे मैं तो एक ऐसा मामला भी जानता हूँ जिसमें ऐसे ही एक खप्ती ने, वह 40 साल का शख्स था, 8 साल के एक लड़के की गर्दन बस इसलिए काट दी थी कि रोज खाने की मेज पर वह लड़का उसका मजाक उड़ाता था, जिसे वह बर्दाश्त नहीं कर सकता था। और इस मामले में तो इसके फटे पुराने कपड़े, सरफिरा पुलिस अफसर, बुखार और यह शक, एक आदमी जो बीमारी के खबत से यूं ही आधा पागल हो, उसका हद दर्जे बड़ा हुआ अहंकार बीमारी का रूप ले चुका हो, और उस पर से इन सब बातों का असर। बहुत मुमकिन है कि बीमारी की शुरुआत यही रही हो। खैर, छोड़ो इन बातों को। हाँ, ये जमेतोव आदमी तो बहुत उम्दा है, लेकिन उसे कल रात वह सब कुछ नहीं बताना चाहिए था। वह भी पक्का बातूनी है, लेकिन उसने बताया ही किसे? बस तुम्हें और मुझे ही तो, और पोफिरी को। तो उससे क्या हुआ? और हाँ, ये तो कहो कि उन लोगों पर तुम्हारा कुछ असर है, उसकी माँ और बहन पर। उनसे कह देना कि आज उसके बारे में जरा ज्यादा सावधानी बरतें। वे ठीक से ही रहेंगी। रजुमिखिन ने झिझकते हुए जवाब दिया। आखिर वह इस लूजन के इतना खिलाफ क्यों है? पैसे वाला आदमी है और वह उसे ऐसा कोई नापसंद भी नहीं करती। जहाँ तक मैं समझता हूँ, इन लोगों के पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं है। क्यों? ये सब सवाल भला क्यों? रजुमिखिन चिढ़कर बोला। मुझे क्या मालूम कि उनके पास एक कौड़ी भी है कि नहीं? जाकर खुद पूछ लो, शायद पता चल जाए। उफ, तुम भी कभी कभी कैसी गधेपन की बातें करते हो। कल रात की चढ़ी हुई अभी तक उतरी नहीं। खैर, मैं चला। मेरी
तरफ से अपनी प्रस्कोविया पावलोना को रात में मुझे ठहराने का शुक्रिया अदा कर देना। वो तो कमरा अंदर से बंद करके बिस्तर पर दराज। मैंने दरवाजे के बाहर से सलाम किया तो उसका भी जवाब नहीं। सुबह 7 बजे उठी, रसोई से समोवार सीधा उनके कमरे में लाया गया। मुझे तो उनका दीदार तक नसीब नहीं हुआ। ठीक 9 बजे रजुमिखिन बकालेयेव के मकान पर पहुंचा। दोनों महिलाएं घबराई हुई बेचैनी से उसकी राह देख रही थीं। वे 7 बजे या उससे भी पहले उठ गई थीं। वो अंदर आया तो चेहरे पर रात जैसी स्याही छाई हुई थी। कुछ गड़बड़ाकर वह सलाम करने के अंदाज में झुका और इस बात पर फौरन ही अपने आप को धिक्कारने लगा। उसे इस बात का पूरा अंदाजा भी नहीं था कि वह मिलने किससे आया है। पुलखेरिया अलेक्सांद्रोवना उसकी ओर लपक ही पड़ी। उन्होंने तपाक से उसके दोनों हाथ पकड़े और उन्हें लगभग चूमने लगी। रजुमिखिन ने डरते डरते कनखियों से अवदोत्या रोमानोवना की ओर देखा, लेकिन उस पल उसके गर्भ में चेहरे पर कृतज्ञता और मित्रता का, संपूर्ण और अप्रत्याशित सम्मान का ऐसा भाव था, जबकि वह उपहास दृष्टि और खुले तिरस्कार की आशा लेकर आया था कि वह और भी निराश हो उठा। अगर उसे गाली दी गई होती तो भी वह शायद इतना न बौखलाता। सौभाग्य से बातचीत के लिए एक विषय तो था ही और वह फौरन उसका सहारा लेने से नहीं चूका। ये सुनकर कि सब कुछ ठीक चल रहा था और उनका बेटा अभी तक जागा नहीं था, पुलखेरिया अलेक्सांद्रोवना ने इस बात पर अपनी खुशी का ऐलान किया, क्योंकि एक बात ऐसी थी जिसके बारे में पहले से बात कर लेना बहुत ही जरूरी था। इसके बाद नाश्ते की बात पूछी गई और उसे भी साथ ही नाश्ता करने का निमंत्रण मिला। वे लोग भी वास्तव में उसके साथ ही नाश्ता करने का इंतजार कर रही थीं। अवदोत्या रोमानोवना ने घंटी बजाई। घंटी सुनकर फटे पुराने मैले कपड़े पहने एक गंदा सा वेटर आया, जिससे उन्होंने चाय लाने को कहा। आखिरकार चाय आई, लेकिन ऐसे गंदे और बेहुदा ढंग से कि दोनों महिलाएं शर्मिंदा हो गईं। रजुमिखिन ने ठहरने की उस जगह पर भड़बड़ाना शुरू ही किया था कि लूजिन की याद आते ही वह सकपका कर रुक गया। पुलखेरिया अलेक्सांद्रोवना के सवालों की लगातार झड़ी से उसे बड़ी राहत मिली। वो पौन घंटे तक बोलता रहा। बीच बीच में वे दोनों उससे कुछ सवाल भी पूछती रहीं। रस्कोल्निकोव के पिछले 1 साल के जीवन की जो सबसे महत्वपूर्ण बातें उसे मालूम थीं, वे उनके सामने उसने बयान कर दी और अंत में उसकी बीमारी से संबंधित परिस्थितियों का ब्यौरा भी दे दिया। लेकिन उसने बहुत सी बातें छोड़ भी दी, जिनका छोड़ दिया जाना ही बेहतर था। इनमें थाने का वह दृश्य और उसके बाद की घटनाएं शामिल थीं। उन्होंने उत्सुकता से यह पूरा किस्सा सुना और जब वो ये समझ रहा था कि वह अपनी बात खत्म कर चुका और उसके सुनने वालों की तसल्ली हो गई होगी, तभी उसे पता चला कि वे लोग ये समझ रही थीं कि उसने अभी अपनी बात शुरू भी नहीं की है। अच्छा बताओ, मुझे बताओ, तुम्हारे ख्याल में, माफ़ करना, मुझे अभी तक तुम्हारा नाम भी नहीं मालूम। पुलखेरिया अलेक्सांद्रोवना जल्दी से बोली। दमित्री प्रोकोफिच। मैं ये जानना चाहूंगी, दमित्री प्रोकोफिच, पूरे दिल से जानना चाहूंगी कि आमतौर पर सभी बातों के बारे में अब उसका रवैया क्या है। मेरा मतलब है, कैसे समझाऊं, क्या बातें उसे पसंद हैं और क्या नापसंद हैं। वो हमेशा क्या ऐसे ही चिड़चिड़ा रहता है? अगर तुम्हें मालूम हो तो बताओ कि उसकी उम्मीदें क्या हैं और यूं समझ लो कि उसके सपने क्या हैं। इस वक्त उस पर किन किन बातों का असर पड़ रहा है। कुल मिलाकर मेरा मतलब यह है कि मैं चाहूंगी। माँ, इतनी सारी बातों का जवाब कोई एक साथ कैसे दे सकता है? दुनिया ने टोका। भगवान ही जानता है दमित्री प्रोकोफिच, मुझे इसकी जरा भी उम्मीद नहीं थी कि वह ऐसी हालत में होगा। स्वाभाविक है मादाम, रजुमिखिन ने जवाब दिया। मेरी माँ तो रही नहीं, लेकिन मेरे चाचा हर साल आते हैं और लगभग हर बार ऐसा होता है कि वे मुझे मुश्किल से ही पहचान पाते हैं, यहाँ तक कि मेरी सूरत भी नहीं पहचानते। हालांकि वे बहुत होशियार आदमी हैं। और आपके 3 साल से अलग रहने से भी बहुत फर्क पड़ा होगा। आपसे अब मैं क्या बताऊं? रोदियोन को मैं 1.5 साल से जानता हूँ। वो कुछ खोया खोया उदास सा रहता है, स्वाभिमानी है और जिद्दी भी, और इधर कुछ समय से हो सकता है और भी पहले से शक्की भी हो गया है। अपने मन से कोई बात सोचकर फिर उसी को पकड़कर बैठ जाता है। स्वभाव का बहुत अच्छा और दिल का नेक है। सबके सामने अपनी भावनाओं को जाहिर करना पसंद नहीं करता और भले ही उसे बेरहमी का बर्ताव करना पड़े,
अपने दिल की बात खोलकर सामने कभी नहीं रखेगा। कभी कभी यूं भी होता है कि किसी कुंठा या बीमारी का शिकार हुए बिना वह एकदम निर्मम और अमानवीय सीमा तक कठोर हो जाता है। तब लगता है कि एक नहीं, दो आदमी हैं। कभी वह एक हो जाता है, कभी दूसरा। कभी कभी तो अपने आप में इतना सिमट जाता है कि डर लगने लगता है। कहता है उसे इतना काम है कि हर चीज से उसमें बाधा पड़ती है, लेकिन बस बिस्तर पर पड़ जाता है, करता कुछ भी नहीं है। किसी चीज का वह मजाक भी नहीं उड़ाता, इसलिए नहीं कि उसमें इतनी बुद्धि नहीं है, बल्कि लगता है उसके पास ऐसी तुच्छी बातों में गंवाने के लिए वक्त नहीं है। उससे जो कुछ कहा जाता है उसे कभी भी पूरी तरह नहीं सुनता। किसी खास मौके पर लोग जिस बात में दिलचस्पी लेते हैं उसमें उसे कोई दिलचस्पी नहीं रहती। अपने आप को बहुत भाव देता है और शायद ये ठीक ही करता है। बस और क्या बताऊं। मैं समझता हूँ उस पर आप लोगों के आने का अच्छा ही असर पड़ेगा। भगवान करे ऐसा ही हो। उनके रोद्या का रज्जुमिखिन ने जो बयान किया था उससे दुखी होकर पुल्खेरिया अलेक्सांद्रोवना ने आशा व्यक्त की। आखिरकार रज्जुमिखिन ने अब अवदोत्या रोमानोवना की ओर कुछ और भी बेझिझक होकर देखने की हिम्मत की। जब वो बातें कर रहा था तो बीच बीच में अक्सर कनखियों से उसकी ओर देख लेता था, लेकिन बस एक पल के लिए देखकर अपनी नजरें फौरन दूसरी ओर फेर लेता था। अवदोत्या रोमानोवना मेज के पास बैठी ध्यान से सुन रही थी। थोड़ी थोड़ी देर बाद वो उठती और सीने पर हाथ बांधे, होठ भींचे, कमरे में इधर से उधर टहलने लगती। बीच बीच में टहलना रोके बिना वो कोई सवाल भी पूछ लेती। उसकी भी आदत यही थी कि जो कुछ कहा जाता था उसे सुनती नहीं थी। उसने गहरे रंग के महीन कपड़े की पोशाक पहन रखी थी और गले में सफ़ेद रंग का झीना रुमाल लपेट रखा था। रज्जुमिखिन को उनकी हर बात में बेहद गरीबी की झलक पाने में कुछ ज्यादा समय नहीं लगा। वह महसूस कर रहा था कि अवदोत्या रोमानोवना अगर किसी महारानी की तरह सजी बनी होती तो उससे उसे कोई डर नहीं लगता। लेकिन शायद इसी वजह से कि उसके कपड़े मामूली थे और उसके चारों ओर की हर चीज से मुफलिसी टपकती दिखाई देती थी, उसके दिल में डर समा गया। उससे अपने कहे हर शब्द से, हर हाव भाव से डर लगने लगा था, और जो आदमी पहले से ही सहमा सहमा हो उसके लिए यह बहुत ही परेशानी की बात थी। आपने मेरे भाई के स्वभाव के बारे में बहुत दिलचस्प बातें बताई हैं और बड़े निष्पक्ष ढंग से बताई हैं। मुझे इस बात की खुशी है। मैं समझती थी आपको उनसे इतना गहरा लगाव है कि आप उनमें कोई बुराई देख ही नहीं सकते, अवदोत्या रोमानोवना ने मुस्करा कर कहा। मैं समझती हूँ आपका ये कहना एकदम ठीक है कि उन्हें किसी औरत की बहुत ज़रूरत है। कुछ सोचकर उसने इतना और जोर दिया। मैंने यह बात कही तो नहीं थी, लेकिन इतना मैं जरूर कह सकता हूँ कि आपका ये कहना एकदम ठीक है। बात बस इतनी सी है कि क्या वो किसी से प्यार नहीं करता और शायद कभी करे भी नहीं। रज्जुमिखिन ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा। आपका मतलब यह है कि वह प्यार कर ही नहीं सकता। आपको शायद मालूम नहीं अवदोत्या रोमानोवना कि आप हर बात में हूबहू अपने भाई जैसी हैं। अचानक उसके मुंह से यह बात निकल गई और उसे इस पर खुद भी आश्चर्य हुआ। लेकिन फौरन ये याद आते ही कि अभी अभी इससे पहले उसने उसके भाई के बारे में क्या कहा था, उसका रंग लाल हो गया और वह सिटपिटा गया। उसे देखकर अवदोत्या रोमानोवना को बरबस हंसी आ गई। रोद्या के बारे में तुम दोनों गलती पर हो सकते हो, पुल्खेरिया अलेक्सांद्रोवना ने कुछ खींच कर कहा। मैं अभी की उलझन की बात नहीं कर रही, दुनिया बेटी। पियोत्र पेत्रोविच ने अपने इस खत में जो कुछ लिखा है और जो कुछ तुम और मैं अपने मन में माने बैठे हैं वो गलत हो सकता है, लेकिन दमित्री प्रोकोफिच, तुम सोच भी नहीं सकते कि वो कितना सनकी है। बस यूँ समझो कि बेहद बदमिजाज। जब वो 15 साल का था तभी से मुझे कभी यह भरोसा नहीं रहा कि कब क्या कर बैठेगा। मुझे तो बल्कि पूरा यकीन है कि वह अब भी कोई ऐसा काम कर बैठेगा जिसे करने की बात कोई दूसरा आदमी सोच तक नहीं सकता। अब जैसे इसी बात को ले लो, बस 1.5 साल पहले की बात है कि उसने मुझे ऐसे चक्कर में डाल दिया और मुझे ऐसा गहरा सदमा पहुंचाया कि मैं बस मरते मरते बची। जब वो उस लड़की से ब्याह करने की सोच रहा था, क्या नाम था उसका? अरे वही, उसकी मकान मालकिन की बेटी। आपने उस मामले के बारे में विस्तार से सुना था? अवदोत्या रोमानोवना ने पूछा।
क्या तुम समझती हो? पुल्खेरिया अलेक्सांद्रोवना जोश के साथ अपनी बात कहती रहीं कि मैं घड़े घड़े आंसू बहाती, बेपनाह रोती, गिड़गिड़ाती, बीमार पड़ जाती, दुख से मर भी जाती। या फिर हमारी गरीबी, कोई भी चीज उसे रोक सकती थी नहीं। इन सारी बाधाओं की परवाह किए बिना वह चुपचाप अपने रास्ते पर आगे चलता जाता। तो क्या हम लोगों से उसे प्यार नहीं? उस सिलसिले के बारे में उसने मुझसे कभी एक बात भी नहीं कही, रजुमिखिन ने सावधान होकर जवाब दिया। लेकिन मैंने इस बारे में खुद प्रस्कोविया पावलोना के मुंह से कुछ सुना था। हालांकि वह ऐसी औरत हरगिज नहीं है कि किसी के बारे में यूं ही कोई बात फैलाए। और जो कुछ मैंने सुना था वह सचमुच जरा अजीब था। क्यों? क्या सुना तुमने? दोनों औरतों ने एक साथ पूछा। खैर, कोई खास बात नहीं। मुझे तो बस इतना मालूम हुआ कि वह शादी, जो सिर्फ उस लड़की के मरने की वजह से नहीं हो सकी, प्रस्कोविया पावलोना को कतई पसंद नहीं थी। लोग तो ये भी कहते हैं कि लड़की कतई सुंदर नहीं थी। वास्तव में मैंने तो यहाँ तक सुना है कि वो एकदम बदसूरत थी, हमेशा बीमार रहती थी और कुछ अजीब सी थी। लेकिन ऐसा लगता है कि उस लड़की में कुछ अच्छाइयाँ भी थीं। कुछ न कुछ अच्छाइयाँ उसमें जरूर रही होंगी, वरना यह बात समझ में नहीं आती। दहेज के नाम पर भी कुछ नहीं था और उसके पैसे के चक्कर में ये पड़ता भी नहीं। लेकिन ऐसे किसी मामले में कोई फैसला करना हमेशा मुश्किल होता है। मुझे तो यकीन है कि वो जरूर अच्छी लड़की रही होगी, अवदोत्या रोमानोवना ने संक्षेप में अपनी राय दी। भगवान मुझे क्षमा करे, मैं उसके मरने पर बहुत खुश हुई थी। यूं मैं ठीक से नहीं कह सकती कि दोनों में से कौन किसे ज्यादा तकलीफ पहुंचाता, यह उसको पहुंचाता या वह इसको पहुंचाती, पुल्खेरिया अलेक्सांद्रोवना ने इस सिलसिले को खत्म करते हुए कहा। इसके बाद उन्होंने लूजिन के साथ कल जो कांड हुआ था, उसके बारे में टोल लेने के लिए उससे कुछ सवाल पूछने शुरू किए। वे कुछ झिझक रही थीं और बीच बीच में कनखियों से लगातार दुनिया को देखती जाती थीं, जिस पर दुनिया को साफ था कि उलझन हो रही थी। जाहिर था कि और चाहे जो कुछ भी हुआ था, उन्हें सबसे बढ़कर इस घटना की वजह से काफी बेचैनी, बल्कि कहना चाहिए कि परेशानी थी। रजुमिखिन ने विस्तार से एक बार फिर सारी घटना बयान की, लेकिन इस बार वह अपनी राय भी जोड़ता गया। उसने खुलकर रस्कोल्निकोव को जानबूझकर प्योत्र पेत्रोविच का अपमान करने का दोषी ठहराया और उसकी बीमारी की वजह से भी उसे माफ करने की कोशिश नहीं की। उसने अपनी बीमारी से पहले ही इसकी ठान रखी थी। आखिर में उसने ये भी कहा, मेरा भी यही ख्याल है। पुल्खेरिया अलेक्सांद्रोवना ने निराशा के भाव से अपनी सहमति दी, लेकिन उन्हें ये सुनकर बहुत ताज्जुब हो रहा था कि रजुमिखिन सावधानी से, बल्कि एक हद तक प्योत्र पेत्रोविच के प्रति सम्मान की भावना के साथ अपनी राय जाहिर कर रहा था। अवदोत्या रोमानोवना को भी यह बात कुछ खटकी। तो प्योत्र पेत्रोविच के बारे में तुम्हारी राय यह है? पुल्खेरिया अलेक्सांद्रोवना उससे पूछे बिना न रह सकी। आपकी बेटी के होने वाले पति के बारे में मेरी राय और क्या हो सकती है? रजुमिखिन ने दृढ़ता और सहृदयता से जवाब दिया, पर मैं ये बात कोरी शिष्टता के नाते नहीं कह रहा, बल्कि सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ कि अवदोत्या रोमानोवना ने अपनी मर्जी से इस आदमी को स्वीकार किया है। कल रात उनके बारे में मैं जो बदतमीजी से बातें कर रहा था, उसकी वजह यह थी कि मैं बुरी तरह नशे में था और उसके अलावा कुछ पागल भी हो गया था। जी हाँ, पागल, दीवाना, मेरा दिमाग एकदम फिर गया था। और मैं आज सुबह से अपनी उस हरकत पर शर्मिंदा हूँ। उसका चेहरा लाल हो गया और इसके आगे वह कुछ और न बोल सका। अवदोत्या रोमानोवना के चेहरे पर भी लाली दौड़ गई, लेकिन उसने भी इस चुप्पी को नहीं तोड़ा। जब से उन लोगों ने लूजिन की चर्चा छेड़ी थी, तब से उसने एक शब्द भी नहीं कहा था। उसके समर्थन के बिना पुल्खेरिया अलेक्सांद्रोवना की समझ में यह नहीं आ रहा था कि वह क्या करें। आखिर अटक अटक कर बोलते हुए और बराबर कनखियों से अपनी बेटी की ओर देखते हुए उन्होंने यह बात मानी कि वे एक बात की वजह से बेहद परेशान थीं। देखो दमित्री प्रोकोफिच, उन्होंने कहना शुरू किया, मैं दमित्री प्रोकोफिच से खुलकर बात करूं, दुनिचका। हाँ माँ, क्यों नहीं, अवदोत्या रोमानोवना ने जोर देकर कहा। असल में बात यह है, उन्होंने जल्दी जल्दी अपनी बात कहनी शुरू की, गोया अपनी परेशानी के बारे में बातें करने की इजाज़त पाकर उनके दिमाग पर से कोई बोझ हट गया हो।
आज बहुत सवेरे प्योत्र पेत्रोविच ने हमारे पास हमारे उस खत के जवाब में, जिसमें हमने उन्हें यहाँ अपने पहुँचने की खबर दी थी, एक पर्चा लिखकर भेजा। उन्होंने हमें लेने के लिए स्टेशन आने का वादा किया था, ये तो तुम जानते ही हो। पर इसकी बजाय उन्होंने रहने की इस जगह का पता हमें एक नौकर के हाथ भिजवा दिया और उससे हमें यहाँ तक का रास्ता बताने को कह दिया। हाँ, उन्होंने ये संदेश भी भिजवाया कि वे आज सवेरे यहाँ आएंगे। लेकिन आज सवेरे उनका ये पर्चा आया। तुम खुद पढ़ लो, इसमें एक बात भी है जिसकी वजह से मुझे बड़ी चिंता हो रही है। अभी तुम्हारी समझ में आ जाएगा कि वो कौन सी बात है। और दमित्री प्रोकोफिच, मुझे अपनी राय सही सही बताना। तुम रोदिया के स्वभाव को जितनी अच्छी तरह जानते हो, उतनी अच्छी तरह और कोई नहीं जानता, और हमें तुमसे बेहतर सलाह भी और कोई नहीं दे सकता। मैं तुम्हें बता दूं कि दुनिया ने तो फौरन अपना फैसला कर लिया था, लेकिन मैं अभी तक अपना मन नहीं बना सकी कि हमें क्या कदम उठाना चाहिए। और मैं तुम्हारी राय जानने की राह देख रही थी। रजुमिखिन ने पर्चा खोला जिस पर पिछली शाम की तारीख पड़ी थी। लिखा था, प्रिय महोदया पुलखेरिया अलेक्सांद्रोवना, मैं पूरे सम्मान के साथ आपको ये सूचना देना चाहता हूँ कि ऐसी कुछ अड़चनों की वजह से, जिनका मुझे पहले से कोई पता नहीं था, मैं इतना लाचार रहा कि आपको लेने रेलवे स्टेशन नहीं आ सका। इस काम के लिए मैंने एक बहुत जिम्मेदार आदमी को भेज दिया था। कल सवेरे भी मैं आपके दर्शन पाने का सौभाग्य नहीं पा सकूंगा, क्योंकि सेनेट में एक ऐसा काम आ पड़ा है जिसे टाला नहीं जा सकता। अलावा इसके यह बात भी है कि जब आप अपने बेटे से और अवदोत्या रोमानोवना अपने भाई से मिल रही हूं, तो मैं उस मुलाकात में विघ्न नहीं डालना चाहता। मैं आपसे मिलने और आपके प्रति अपना सम्मान प्रकट करने आपके निवास स्थान पर कल शाम तक, बल्कि हद से हद 8 बजे तक उपस्थित हूँगा। और इसके साथ ही मैं आपकी सेवा में अपनी यह हार्दिक, बल्कि मैं ये भी कह दूं कि नितांत आवश्यक प्रार्थना भी रखना चाहता हूं कि हमारी भेंट के समय रोदियोन रोमानोविच वहां उपस्थित न रहें, क्योंकि मैं कल जब उनकी बीमारी के बीच उन्हें देखने गया तो उन्होंने सरासर मेरा ऐसा खुला अपमान किया कि आज तक किसी ने नहीं किया। अलावा इसके, मैं एक बात के बारे में आपसे निजी तौर पर नितांत आवश्यक और विस्तृत सफाई चाहता हूं, क्योंकि मैं जानना चाहता हूं कि इस बात के बारे में आपकी क्या राय है। मैं आपको पहले से ही यह सूचना भी देना चाहूँगा कि अगर मेरी इस प्रार्थना के बावजूद रोदियोन रोमानोविच से वहाँ भेंट हुई तो मैं वहाँ से फौरन चले आने पर मजबूर हूँगा, और इसके लिए केवल आप दोषी होंगी। ये बातें मैं यह मानकर लिख रहा हूँ कि रोदियोन रोमानोविच, जो उनको देखने के लिए मेरे जाने के समय काफ़ी बीमार लग रहे थे, अचानक 2 ही घंटे बाद एकदम चंगे हो गए थे, और इसलिए घर से बाहर निकल सकने योग्य होने की वजह से हो सकता है कि वह आपसे भी मिलने आए। मेरा यह विश्वास उस बात से और भी पक्का हो गया है जो मैंने खुद एक शराबी के घर पर देखी, जो सड़क पर गाड़ी से कुचल गया था और बाद में मर भी गया। उसकी बेटी को, जो बदचलन है, उन्होंने कफन दफन के बहाने 25 रूबल भी दिए, जिस पर मुझे गहरी हैरानी हुई, क्योंकि मुझे मालूम था कि आपने वह रकम कितनी तकलीफें उठकर जमा की थीं। इसके साथ ही आपकी सम्मानित पुत्री अवदोत्या रोमानोवना के प्रति अपना विशेष सम्मान प्रकट करते हुए मैं आपसे मेरा श्रद्धापूर्ण नमस्कार स्वीकार करने की प्रार्थना करता हूँ। आपका विनीत सेवक प. लूजिन। अब मैं क्या करूँ दमित्री प्रोकोफिच, पुलखेरिया अलेक्सांद्रोवना ने लगभग रोते हुए अपनी बात कहनी शुरू की। मैं भला रोदिया को यहाँ आने से कैसे मना कर सकती हूँ। कल उसने इतनी जिद करके कहा कि हम प्योत्र पेत्रोविच से साफ इनकार कर दें, और अब हमें हुक्म दिया जा रहा है कि हम रोदिया को अपने यहाँ न आने दें। अगर उसे मालूम हो गया तो वह जानबूझकर यहाँ आएगा, और तब क्या होगा। अवदोत्या रोमानोवना, जो फैसला करे वैसा कीजिए, रजुमिखिन ने फौरन और शांत भाव से उत्तर दिया। कुछ समझ में नहीं आता। वह कहती है, भगवान जाने क्या कहती है। वो कुछ बताती ही नहीं कि चाहती क्या है। वो तो कहती है कि सबसे अच्छा यही होगा, या सबसे अच्छा न भी सही, लेकिन यह जरूरी है कि रोदिया यहाँ 8 बजे मौजूद रहे और यह कि उन दोनों की मुलाकात हो। मैं उसे यह खत भी नहीं दिखाना चाहती थी, बल्कि उसे तुम्हारी मदद से किसी तरकीब से यहाँ आने से रोकना चाहती थी, क्योंकि वह काफ़ी चिड़चिड़ा हो गया है। इसके अलावा वह बात भी मेरी समझ में नहीं आती, उस शराबी की, जो मर गया, और उसकी बेटी की, कि उसने उसकी बेटी को सारा पैसा दे कैसे दिया।
जिसके जिसके लिए तुम्हें काफी कुर्बानी देनी पड़ी थी, माँ। अवदोत्या रोमानोवना ने उसकी बात पूरी की। वो कल अपने होश में नहीं था। रजुमिखिन ने कुछ सोचते हुए कहा, काश आपको मालूम होता कि कल उसने एक रेस्तरां में क्या किया, हालांकि उसमें भी एक तुक था। कल रात जब हम लोग घर जा रहे थे तो एक मरे हुए आदमी और एक लड़की के बारे में वो कुछ कह तो रहा था, लेकिन मेरी समझ में एक शब्द भी नहीं आया। लेकिन कल रात मैं खुद भी। सबसे अच्छी बात ये होगी माँ कि हम लोग खुद उसके पास जाएं, और मैं यकीन दिलाती हूँ कि वहाँ पहुँचकर हमारी समझ में फौरन आ जाएगा कि हमें क्या करना है। इसके अलावा अब देर भी हो रही है। बाप रे, 10 बज चुके। वो अपने गले में वेनिस की बनी महीन सी जंजीर से लटकी हुई एक बहुत ही शानदार सुनहरी घड़ी में, जिसका उसकी बाकी पोशाक के साथ कोई मेल नहीं दिखाई पड़ रहा था, वक्त देखकर चिल्ला पड़ी। मंगेतर ने तोहफे में दी होगी, रजुमिखिन ने सोचा। हमें चलना चाहिए बेटी, फौरन चल देना चाहिए, उसकी माँ ने हड़बड़ी में कहा। हमारे इतनी देर से आने पर वो यही सोचेगा कि कल वाली बात पर हम लोग अभी तक नाराज हैं। भगवान भला करे। ये कहते हुए उन्होंने जल्दी जल्दी अपना लबादा पहना और टोपी लगा ली। दुनिया भी तैयार हो गई। रजुमिखिन ने देखा कि उसके दस्ताने बदरंग और भद्दे ही नहीं थे, बल्कि उनमें जगह जगह सुराख भी हो गए थे। तो भी पोशाक से साफ दिखाई देने वाली गरीबी की वजह से दोनों महिलाओं में एक विशेष गरिमा आ गई थी, जो ऐसे लोगों में हमेशा पाई जाती है, जो मामूली कपड़े भी संवार कर सलीके से पहनना जानते हैं। रजुमिखिन ने श्रद्धा के साथ दुनिया की ओर देखा और इस बात पर गर्व का अनुभव किया कि वह उसके साथ चल रहा था। वह रानी जो कैदखाने में अपने मोजे रफू करती थी, उसने सोचा, उस वक्त भी 16वीं आने रानी ही लगती होगी, बल्कि जैसी वह आलीशान दावतों में और दरबार लगने पर लगती रही होगी, उससे भी ज्यादा रानी लगती होगी। हे भगवान! पुलखेरिया अलेक्सांद्रोवना ने दुखी होकर कहा, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मुझे कभी अपने बेटे से, अपने कलेजे के टुकड़े रोद्या से, मिलने में भी डर लगेगा। मुझे तो अब डर लग रहा है, दमित्री प्रोकोफिच, उन्होंने सहमी हुई नज़र से उसे देखकर कहा। डरो नहीं, माँ, दुनिया ने उन्हें चूमते हुए कहा, भरोसा करो उस पर, जैसे मैं करती हूँ। अरे, भरोसा तो है उस पर, लेकिन सारी रात मेरी आंख नहीं लगी, बेचारी माँ ने कातर होकर कहा। वे लोग बाहर सड़क पर आ चुके थे। जानती हो दुनिया, मेरी आंख आज सवेरे जब थोड़ी देर को लगी तो मैंने सपने में मार्फा पेत्रोवना को देखा। वे सर से पांव तक सफ़ेद कपड़े पहने थीं। मेरे पास आईं और मेरा हाथ पकड़कर मेरी ओर सर हिलाया, लेकिन इतने झटके से गोया मुझे दोष दे रही हूँ। यह क्या अच्छा शगुन है। अरे, तुम नहीं जानते दमित्री प्रोकोफिच, मार्फा पेत्रोवना मर चुकी हैं। नहीं, मुझे नहीं मालूम था। ये मार्फा पेत्रोवना है कौन? एकदम अचानक मर गईं, जरा सोचो। बाद में, माँ, दुनिया ने बात काटते हुए कहा। इन्हें क्या मालूम कि मार्फा पेत्रोवना कौन थीं? अरे, तुम नहीं जानते, मैं समझ रही थी तुम्हें हम लोगों के बारे में सब कुछ मालूम है। माफ करना, दमित्री प्रोकोफिच, इधर कुछ दिनों से मैं न जाने क्या क्या सोचती रहती हूँ। मैं तुम्हें सचमुच हम सबके लिए भगवान की देन समझती हूँ, और इसलिए मैंने मान लिया था कि तुम हम लोगों के बारे में सब कुछ जानते होगे। मैं तो तुम्हें अपना रिश्तेदार समझने लगी हूँ। मेरी इस बात का बुरा न मानना। अरे, ये तुम्हारे दाहिने हाथ में क्या हुआ, कहीं चोट खा ली क्या? हाँ, चोट लग गई थी, रजुमिखिन ने दबे स्वर में जवाब दिया। वो खुशी से फूला जा रहा था। मैं कभी कभी अपने दिल की बात कह देती हूँ, और दुनिया मुझे टोकती है। लेकिन भैया, वो भी कैसे डरबे में रहता है। मालूम नहीं, अभी जागा भी होगा कि नहीं। ये औरत, उसकी मकान मालकिन, उस जगह को कमरा कहती है। सुना, तुम कह रहे थे कि वह अपनी भावनाएं किसी के सामने खोलकर रखना नहीं चाहता। तो मैं अगर अपनी कमजोरियां उसके सामने रखूंगी तो उसे झुंझलाहट ही होगी। मुझे सलाह दो दमित्री प्रोकोफिच, मैं उसके साथ किस तरह का बर्ताव करूं? मेरी समझ में कुछ भी नहीं आता, मैं तो एकदम हैरान सी हूँ। उसके माथे पर अगर बल पड़े हुए हों तो उससे किसी बात के बारे में कुछ ज़्यादा मत पूछिएगा। उससे उसकी तंदुरुस्ती के बारे में ज़्यादा मत पूछिएगा, यह उसे अच्छा नहीं लगता। दमित्री प्रोकोफिच, माँ होना भी कैसी मुसीबत है।
लो, ये तो सीढ़ियाँ आ गईं। कैसी बेब सीढ़ियाँ हैं। माँ, तुम्हारा चेहरा एकदम पीला पड़ गया है। इतनी दुखी ना हो माँ, दुनिया ने एक बाह में उसे कसते हुए कहा और फिर चमकती हुई आंखों से देखकर बोली, वो तुम्हें देखकर खुशी होगा, तुम बेकार ही परेशान हो रही हो। आप लोग ठहरिए, मैं जरा झांक कर देख तो लूं कि वह जाग गया है या नहीं। रज्जुमीखिन आगे बढ़ गया। दोनों औरतें धीरे धीरे पीछे आ रही थीं। जब वे चौथी मंजिल पर मकान मालकिन के दरवाजे पर पहुंची तो उन्होंने देखा कि उसके दरवाजे में एक पतली सी दरार खुली थी और अंदर के अंधेरे में से दो काली काली आंखें उन्हें देख रही थीं। जब उनकी आंखें मिली तो दरवाजा अचानक इतने जोर से बंद कर दिया गया कि पुल्खेरिया अलेक्सांद्रोवना के मुंह से चीख निकलते निकलते रह गई।